हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। कैसे हो आप सब? सर सब बढ़िया, सब मजे में। जीएसटी का एक नया यूनिट अपने लोग चालू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों टैक्सेबल इवेंट एंड सप्लाई। जीएसटी का अपने लोग अभी यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं। बेसिक्स तो कर लिए हैं, अपने लोग अभी करने वाले हैं टैक्सेबल इवेंट एंड सप्लाई की। टैक्सेबल इवेंट किसको बोला जाता है और सप्लाई किसको बोला जाता है, ये चैप्टर से एक कंफर्म थियरी क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। इस चैप्टर से कंफर्म एक थियरी क्वेश्चंस है ही है। तो जो बोलूंगा रट लेना, सीधा सा बात है। जो पढ़ाऊंगा रट लेना, रट्टाबाजी करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने हिसाब से लिखने से नहीं चलेगा। जैसा पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझो, उसको अच्छे से कंसेप्चुअली आप समझो और उसको रटो घर में। ठीक है? बिकॉज लाइन बाय लाइन सेम लिखना है, अलग अलग नहीं लिख सकते। अपने मन मर्जी से जीएसटी को नहीं लिख सकते। तो इस वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है यूनिट नंबर 2, इससे थियरी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थियरी क्वेश्चन आएगा भाई साहब, थियरी क्वेश्चन आएगा। ओके सर जी, समझे? तो आइए स्टार्ट करते हैं कि टैक्सेबल इवेंट एंड सप्लाई। सबसे पहले इस चैप्टर में अपने को समझना है कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। सबसे पहले अपने लोग समझेंगे कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब कि जीएसटी के हिसाब से टैक्स कब लगेगा, हमें कौन कौन सा चीज पे टैक्स लगेगा और कब टैक्स लगेगा। मतलब कब हम ये कंसिडर करें कि अब हमारा टैक्स लग जाने वाला है। तो जीएसटी ये बोलता है जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो, उस केस में अपने को टैक्सेबल इवेंट मानना है। मतलब कि टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। जीएसटी का लॉ बोलता है कि जब सेल हो जाए उसके बाद बोलो कि भाई साहब हमको जीएसटी लेना है। सीधा सा बात है। ठीक है? मतलब सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब है सेल। सेल के वक्त में जब भी कोई बिक्री हो जाए जीएसटी लेना है, बस बात खत्म। उस उस दौरान में अपने को जीएसटी लेना है, बात खत्म। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो टैक्सेबल इवेंट मतलब वो मोमेंट जब आपको जीएसटी लेना है। कौन सा मोमेंट में आप जीएसटी लेते हो? सप्लाई जब हो जाता है तब आप जीएसटी लेते हो। ठीक है? यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोला हुआ देखिए। Under GST law in India, a taxable event is the event or activity that creates a liability to pay tax. मतलब टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कि हमें जीएसटी कब पे करना है। तो जीएसटी तब पे करना जब गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का या तो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो जाए। सप्लाई का मतलब सेल हो जाए। जब गुड्स बिक्री हो जाए या सर्विसेज बिक्री हो जाए, या गुड्स एंड सर्विसेज जब बिक्री हो जाए, सेल हो जाए, सेल का प्रोसीड्यूर जब कंप्लीट हो जाए, तब तुम टैक्स ले सकते हो, तब तुम जीएसटी ले सकते हो। ठीक है? जीएसटी बोलती है कि मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है जिसका नाम है सप्लाई। जिसका नाम है क्या? सप्लाई। ठीक है? अरे तुमने कुछ बेचा, अरे तुमने कुछ बेचा, गुड्स बेचा या सर्विस बेचा, तुमने कुछ भी बेचा, जीएसटी लगो। बस अब जीएसटी बोलेगा हेलो जी मेरा जीएसटी निकालो। तुमने सेल किया, उसी सेल करने के वक्त में तुमको जीएसटी भरना पड़ेगा। टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी का? जीएसटी कब लगेगा? जीएसटी तब लगेगा जब सेल हो जाएगा। सीधा सा बात है। और सेल को ही बोलते हैं सप्लाई। सेल को ही अपने लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई। सप्लाई का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, वो आपको समझाऊंगा। लेकिन जब सेल हो जाएगा तभी आपका जीएसटी लगता है, बात खत्म। यहां पे पढ़िए, आइए इसको रट लेना, बार बार बोल रहे हैं। अंडर जीएसटी लॉ इन इंडिया, ए टैक्सेबल इवेंट इज द इवेंट और एक्टिविटी दैट क्रिएट्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द पॉइंट एट विच जीएसटी बिकम्स एप्लीकेबल। मतलब जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा, जीएसटी कब लगेगा? जीएसटी तब लगेगा जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो, फिर जीएसटी लगेगा। आप लोगों को तो पढ़ाए थे, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाए थे कि जीएसटी कब लगेगा? जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हो, जीएसटी वहां पे लगेगा। ठीक है? तो अंडर द जीएसटी सिस्टम द टैक्सेबल इवेंट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऐड कर दीजिएगा, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। so this means GST is charged when goods और services are supplied। जब गुड्स और सर्विसेज का सेल हो जाता है उस केस में जीएसटी चार्ज होता है। और याद रखिएगा वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि मेरा ये पुराना वाला चेयर है, हम किसी को अगर बेच दिए तो हमको क्या जीएसटी भरना पड़ेगा क्या?
मेरा ये जो डेस्क है, डेस्क, ये जो डेस्क है, मेरा ये जो पुराना वाला डेस्क है, हम किसी को बेच दिए, तो क्या हमको जीएसटी भरना पड़ेगा क्या? नहीं। बिजनेस वाला होना चाहिए, बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो और उस बिजनेस में सामान आप बेचते हो, तो उस पे जीएसटी लगता है, उस पे जीएसटी आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब अपना घर का फर्नीचर बेच रहे हो या घर का ज्वेलरी बेच रहे हो, नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसा नहीं। इसीलिए बिजनेस अगर कर रहे हो तो बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए वो। ठीक है, बिजनेस काउंट होगा सिर्फ। तो टैक्सेबल इवेंट क्या है? जीएसटी कब लगेगा? जीएसटी तब लगेगा जब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, जब आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अपना घर का अलमारी को बेचे या डेस्क को बेचे तो जीएसटी लगेगा। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का कोई सामान को अगर आप बेचते हो, अगर आप बिजनेसमैन हो और अगर बिजनेस के गुड्स को बेचते हो, तो फिर आप जीएसटी कलेक्ट करना, तो फिर जीएसटी लगेगा, तो फिर जीएसटी लगेगा, वरना नहीं, वरना नहीं। ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि अंडर जीएसटी देयर इज ओनली वन टैक्सेबल इवेंट। मतलब जीएसटी के अंदर सिर्फ एक ही बार आपको टैक्स भरना है। कब? जब सेल होगा, जब सेल होगा, जब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, जब सामान बिक्री हो गया, फिर आपका जीएसटी लगेगा, ऐसा बोलती है जीएसटी। जीएसटी कब लगेगा? जब सेल हो गया। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब है सेल। ठीक है। आइए, क्लियर है? तो टैक्सेबल इवेंट सबको समझ में आ गया। सो टैक्सेबल इवेंट मतलब हो गया कि जब गुड्स और सर्विसेज और बोथ का जब सप्लाई होता है या सेल होता है, सेल जब गुड्स बिक्री होता है, सर्विसेज बिक्री होता है या गुड्स एंड सर्विसेज बिक्री होता है, तभी जीएसटी लगता है, तभी जीएसटी लगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर 2। अब बात करेंगे अपने लोग कि सप्लाई का मतलब क्या होता है भाई साहब। सप्लाई का मतलब, मीनिंग ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द जीएसटी एक्ट। सप्लाई का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द जीएसटी एक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि सप्लाई क्या होता है? तो सप्लाई का मतलब याद रखना कि कोई भी तरीके का आप सेल करते हो, कोई भी तरीके का सेल, कोई भी तरीके का सेल करते हो, उसको अपने लोग सप्लाई बोलते हैं। ठीक है। सिंपल सा आप बात समझना कि सप्लाई का मतलब क्या है। कोई भी तरीके से सेल करते हो, सेल को बोलते हैं सप्लाई। अगर बिक्री किए हो, ये फोन को बिक्री किए हो, अगर आप एक बिजनेस चलाते हो और बिजनेस में अगर आप सेल करते हो, कोई भी तरीके का आप सेल करते हो, तो उसे जीएसटी के लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों सप्लाई। लेकिन सप्लाई का डेफिनेशन इतना छोटा नहीं है, सप्लाई का डेफिनेशन इतना छोटा नहीं है। सप्लाई के डेफिनेशन में ये सारे के सारे आइटम्स आते हैं, सारे के सारे आइटम्स, वो आपको याद करने हैं। सेक्शन 7 सप्लाई के बारे में बताता है। सप्लाई का मतलब है सेल। सप्लाई का मतलब क्या है? सेल। सप्लाई का सीधा मतलब है कोई भी आप सेल करते हो, कैसे भी आप सेल करते हो, उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई। लेकिन सप्लाई का मतलब सिर्फ इतने इतने तक नहीं टका हुआ है। ये सारे का सारा का मतलब, ये सारा सप्लाई के डेफिनेशन में आता है। जितना भी आप नाम देख रहे हो ना, सारे के सारे चीज सप्लाई के डेफिनेशन में आता है। ठीक है। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर या बाटर। आप बाटर वाटर मतलब समझते हो ना, कि गेहूं दिए उसके बदले चावल लिए, या एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। तो इन सब को अपने लोग सप्लाई कंसीडर करते हैं। सप्लाई का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, ना 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 ना, ऑल काइंड्स ऑफ सेल आप बोल सकते हो। तो ये सब सप्लाई के डेफिनेशन में आता है। जीएसटी में सप्लाई का मतलब सेल होता है, ट्रांसफर होता है, बाटा होता है, एक्सचेंज होता है, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल। इन सब को आप सप्लाई के डेफिनेशन में कंसीडर कर सकते हो। रेंटल मतलब जानते हो ना, जैसे रेंट वेंट पे घर वर दिया। लीज आप जानते हो ना, लीज पे जमीन दिया जाता है, 100 साल का लीज पे, वो 150 साल का लीज पे। फिर डिस्पोजल। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो ना, ये सप्लाई के डेफिनेशन में आते हैं। क्या क्या सर? याद करना पड़ेगा। तो सप्लाई के डेफिनेशन में क्या आता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एस। ये सप्लाई में सब कुछ इंक्लूड होता है, जैसे सेल, ट्रांसफर, बाटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। सेल, ट्रांसफर, बाटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सप्लाई के डेफिनेशन में कंसिडर होते हैं। वैसे तो मोटा मोटा समझ गए कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई का मतलब होता है बिक्री, सेल।
लेकिन ये सप्लाई के डेफिनेशन में कंसिडर होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, सो दिस मस्ट बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन के बदले होना चाहिए, मतलब इसके बदले आपको पैसा मिलना चाहिए, पैसा, इसके बदले आपको पैसा मिलना चाहिए। आप सेल कर रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन का मतलब इसके बदले पेमेंट होना चाहिए भाई। आप कुछ भी कर रहे हो, सप्लाई किसको बोलते हैं, कुछ भी कर, सप्लाई किसको बोलते हैं कि सेल कर रहे हो बदले में पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, आप बेच रहे हो कुछ भी, बदले में पैसा मिलना चाहिए, ट्रांसफर कर रहे हो पैसा मिलना चाहिए, ये बार्टर कर रहे हो पैसा मिलना चाहिए। पैसा नहीं मिल रहा है और कंसिडरेशन अगर नहीं मिल रहा है उसको नहीं बोलते कुछ। तो पैसा मिलना चाहिए बदले में, बदले में क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, सीधा सा बात है। सो देयर मस्ट बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। डन, क्लियर है। तो ये सारा का सारा डेफिनेशन जो है वो सप्लाई में कवर होता है, मतलब कि सारा का सारा जो टर्म्स है वो सप्लाई में कवर होता है। आओ एक बार और समझा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सप्लाई का मतलब जीएसटी के हिसाब से क्या होता है। तो सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से लिखा गया है। सप्लाई का मतलब होता है सेल, ऑल काइंड्स ऑफ सेल, ऑल काइंड्स ऑफ सेल को बोलते हैं अपने लोग सप्लाई। लेकिन सप्लाई का डेफिनेशन में क्या क्या आता है, सप्लाई का डेफिनेशन में ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। सप्लाई का मतलब होता है सेल, सप्लाई का मतलब होता है ट्रांसफर, सप्लाई का मतलब होता है बार्टर, सप्लाई का मतलब होता है एक्सचेंज, सप्लाई का मतलब होता है लाइसेंस, रेंटल, लीज, फिर डिस्पोजल। लेकिन ये सब विदाउट कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप सेल करोगे तो सामने से पैसा मिलना चाहिए। शर्त इतनी है कि सामने से पैसा होना चाहिए, दिस मस्ट बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन, सामने से पैसा मिलना चाहिए। ट्रांसफर करोगे सामने से पैसा मिलना चाहिए, ये बार्टर करोगे सामने से, फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए, सामने से पैसा मिलना चाहिए तुमको। अगर आप बिक्री करते हो सामने से पैसा आना चाहिए। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, ये विथ कंसिडरेशन होना चाहिए। क्लियर है। फिर बोला गया है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, ऐसा नहीं कि घर का प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। वो किस पे, बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। वो बिजनेस, आप बिजनेस चलाते हो, बिजनेस में अगर सेल करते हो विथ कंसिडरेशन, सामने से पैसा अगर आया तो उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। आप बिजनेस चला रहे हो, आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में कुछ सेल कर रहे हो, सामने से कंसिडरेशन आया तो फिर उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे। आपका पर्सनल पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको हम देखने नहीं जाएंगे, उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलते हैं। सप्लाई किसको बोलता है, सप्लाई इसको बोलता है कि आप बिजनेस भी चला रहे हो, आप सेल कर रहे हो बिजनेस में, कुछ भी मान लो कि बेच रहे हो, फॉर ए कंसिडरेशन, फॉर ए पेमेंट, सेल कर रहे हो किसके लिए, पैसा के लिए, रोक रहा पैसा के लिए, उसको आप लोग सप्लाई कंसिडर करोगे, उसको आप लोग सप्लाई कंसिडर करोगे। सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 में दिया हुआ है। सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई मतलब होता है सर सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब सब सप्लाई के डेफिनेशन में कवर होता है। और इसके लिए पेमेंट होनी चाहिए भैया, पेमेंट होनी चाहिए, विथ कंसिडरेशन होना चाहिए, फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए, और ये बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, अब नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में, ये तो बात था नंबर 1 का। नंबर 2 में देखिए, सप्लाई, सप्लाई में ये भी आता है, देखिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन whether or not in the course of business। अगर मान लीजिए कि आप फॉरेन से सर्विस ले रहे हो, मेरे को ना जीटीए बहुत पसंद है। जीटीए कोई गेम खेला है क्या, फॉरेन गेम्स, मेरे को ना फॉरेन गेम्स बहुत पसंद है। तो मैं जीटीए का ना सब्सक्रिप्शन लेके रखा हूं जो कि फॉरेन में है। जीटीए जीटीए कहां पे चलता है, फॉरेन का गेम है, उसका मैं सब्सक्रिप्शन लेके रखा हूं। तो फॉरेन से अगर मैं कोई भी सर्विसेज खरीदता हूं या कुछ भी खरीदता हूं, कुछ भी गेम्स वगैरह कुछ खरीदता हूं, तो उस पर जीएसटी लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। उसको भी सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, उसको भी सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। अरे मान लीजिए कि मेरा जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हम फॉरेन से खरीदे, बहुत सारा सॉफ्टवेयर तो इंडिया का रहता भी नहीं है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर तो फॉरेन से रहता है। तो फॉरेन से जो खरीदे हम सॉफ्टवेयर, फॉरेन से जो सर्विसेज लिए, उसका जीएसटी लगेगा क्या, हाँ लगेगा। तो यहाँ पे वही चीज बोला है कि अगर आप फॉरेन से, अगर आप बाहर देश से कुछ भी सर्विसेज लेते हो तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। चाहे आप पर्सनल यूज के लिए लिए हो, चाहे आप बिजनेस यूज के लिए, चाहे आप पर्सनल यूज के लिए लिए हो, चाहे बिजनेस यूज के लिए, चाहे हम
GTA गेम खेलने के लिए लिए हैं, चाहे अपना बिजनेस यूज के लिए लिए हैं, लेकिन जीएसटी उस पे लगेगा। तो इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, याद रखिएगा। उसको उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन से अगर तुम कोई भी सर्विसेज लेते हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस के रिलेटेड ना हो, उस पे भी जीएसटी लगेगा। जैसे जीटीए गेम खरीद लिए, फॉरेन फॉरेन का जीटीए गेम खरीद लिए, फॉरेन से कोई कोई वो सॉफ्टवेयर खरीद लिया हम, तो फॉरेन से कुछ भी खरीदोगे उस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है। फिर सर्टेन एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं, शेड्यूल 1 अभी आपको पढ़ाएंगे। कुछ एक्टिविटी शेड्यूल 1 में ऐसे लिखी गई है जो विदाउट कंसिडरेशन है, जिसका जिसका पेमेंट नहीं किया जाता है फिर भी उसको सप्लाई माना जाता है। कुछ कुछ आइटम शेड्यूल 1 का है जिसपे पेमेंट नहीं किया जाता है, विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी उस पे जीएसटी लगेगा, फिर भी उस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है। आइए आइए नेक्स्ट लाइन देखिए। फॉर एनी एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, अगर आप कोई भी एक्टिविटी को सप्लाई ट्रीट करना चाहते हैं तो तीन तीन कंडीशंस को मानना पड़ेगा। थ्री थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। कोई भी एक्टिविटी को अगर आप सप्लाई ट्रीट करना चाहते हैं, भैया ये पहचाने कैसे कौन सा सप्लाई है कौन सा सप्लाई नहीं है, तो तीन कंडीशंस देखना, तीन कंडीशंस उसके अंदर देखना। आप ये जानना चाहते हो कि कौन सा सप्लाई है या कौन सा सप्लाई नहीं है, तो तीन कंडीशंस देखना। सबसे पहला कंडीशन कि गुड्स या सर्विसेज कुछ तो होना चाहिए, आपके पास गुड्स या सर्विसेज कुछ तो होना चाहिए, सो देयर मस्ट बी गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। फिर दूसरा वाला कंडीशन कि देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, उसके बदले में कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके बदले में आपको पेमेंट मिलना चाहिए, उसके बदले में पेमेंट मिलना चाहिए। एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस, जैसे कि शेड्यूल 1। अरे शेड्यूल 1 में पेमेंट नहीं भी मिलता है फिर भी उसको आप सप्लाई कंसिडर कर लेते हो, एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस। और और ये तीसरा, इट मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस के काम से हम जीएसटी मांग रहे हैं। क्लियर है? ठीक है ना। तो सप्लाई किसको बोलते हैं? सप्लाई में 8 चीज आती है भाई साहब, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। जो फॉर ए कंसिडरेशन किया जाए, जिसके बदले में तुमको पेमेंट मिले, और जो बिजनेस के रिलेटेड हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों सप्लाई। सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन 7 में लिखा गया है, और नंबर 2 में अपने लोग पढ़े, नंबर 2 लिखा गया है सेक्शन 7 क्लॉज 1B। नंबर 2 में बोलता है कि अगर आप फॉरेन से, अगर आप बाहर देश से कोई सर्विसेज लेते हो, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, कोई ऐप डाउनलोड करते हो, कोई गेम डाउनलोड करते हो, तो उस पे भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। जीटीए का गेम मैंने डाउनलोड कर दिया बाहर का, उस पे भी जीएसटी भरना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है? पढ़ लीजिएगा। और कुछ कुछ आइटम ऐसे शेड्यूल 1 में है जो विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन, जिसके बदले में पेमेंट नहीं हुई है भाई साहब, फिर भी उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे, फिर भी उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे। डीम सप्लाई बोलते हैं इसको, डीम सप्लाई। वही चीज पढ़ने वाले हैं देखिए, अभी अपने लोग पढ़ने वाले हैं कि डीम सप्लाई, डीम डीम सप्लाई का मतलब क्या है कि शेड्यूल 1, अभी अपने लोग शेड्यूल 1 पढ़ने वाले हैं। ये जो शेड्यूल 1 है, वो शेड्यूल 1 में कुछ ऐसे एक्टिविटीज लिखे गए हैं, वो भले विदाउट कंसिडरेशन है, अरे भले उसके बदले में पेमेंट नहीं आई है, फिर भी उसको हम लोग सप्लाई कंसिडर करेंगे। तो डीम, वो सप्लाई का मतलब क्या है कि शेड्यूल 1 में कुछ ऐसे एक्टिविटीज है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज कि भले उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन फिर भी उसको अपने लोग सप्लाई कंसिडर करेंगे, फिर भी अपने लोग उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे। ठीक है। देखिए आइए, अंडर जीएसटी लॉ इन इंडिया सम एक्टिविटीज आर ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। मतलब यहां पे बोला जीएसटी लॉ के हिसाब से कुछ कुछ आइटम्स ऐसे हैं उसको सप्लाई कंसिडर कर लेते हैं, इवन इफ नो कंसिडरेशन इज देयर। अगर पेमेंट नहीं भी हुई है फिर भी हम लोग कुछ कुछ आइटम्स को सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। अगर अगर कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी उस केस में अपने लोग उस आइटम्स को सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। उसको अपने लोग बोलते हैं डीम्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं? डीम्ड सप्लाई। तो दीज आर कॉल्ड डीम्ड सप्लाई एंड आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द जीएसटी एक्ट। तो कौन कौन सा एक्टिविटी है सर, कौन कौन सा एक्टिविटी है?
सबसे पहला एक्टिविटी है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस असेट्स। सुनिए जरा ध्यान से। आपने आप सुनिए, मैं एजेसी हूं, एजेसी अभिषेक झा क्लासेस। मैंने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का। तो मेरे को वहां पे टैक्स भरना पड़ा, इनपुट टैक्स। वहां पे मेरे को वो टैक्स 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 भरना पड़ा। और टैक्स भर के मैं आईटीसी क्लेम ले लिया। आईटीसी क्लेम पता है ना आप लोग को? आपको ये क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो लैपटॉप जो मैंने खरीदा था, मैंने क्या किया, आईटीसी क्लेम ले लिया, आईटीसी क्लेम एंजॉय कर लिया, मैंने आईटीसी क्लेम एंजॉय कर लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने एंजॉय कर लिया। कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कीजिएगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने एंजॉय कर लिया। मैंने आईटीसी क्लेम ले लिया एक एसेट पे, ऑलरेडी लैपटॉप खरीदा, उस पे मैंने आईटीसी क्लेम ले लिया। लेकिन उस असेट्स को मैंने फ्री में किसी को दान दे दिया। फ्री में मान लीजिए, फ्री में मान लीजिए कोई वृद्धाश्रम में, या फ्री में किसी को मान लीजिए वो दान दे दिया, तो उसको भी सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ऐसा बोलती है जीएसटी कि भले ही तुम लैपटॉप खरीद के आईटीसी क्लेम करके फ्री में किसी को दान दे दिया, फ्री में किसी को दान दे दिया, लेकिन फिर भी उसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। जीएसटी लगेगा, लगेगा, लगेगा। क्योंकि लैपटॉप तुम ले लिए, आईटीसी क्लेम एंजॉय कर लिए, उसके बाद वो लैपटॉप को तुम फ्री में किसी को दान दे रहे हो। एनजीओ को मान लीजिए फ्री में दान दे दिया हमने किसी को, उस पे जीएसटी लगेगा। ऐसा जीएसटी बोलती है, जीएसटी बोलती है ऐसा, जीएसटी लॉ ऐसा बोलती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ओके ना। मान लीजिए कि ये डेस्क है, ये डेस्क में मैं पढ़ाता हूं। अब मैंने प्लान किया कि एक एडवांस डेस्क लेने का, ये सब डेस्क तो पुराना हो गया, तो मैं क्या किया कि इसको ना वृद्धाश्रम में दे दिया। तो उस पे जीएसटी मेरे को लगेगा, चाहे मैंने फ्री में ही क्यों ना दिया हो किसी को, चाहे मैंने फ्री में ही क्यों ना दिया हो, लेकिन मेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा। उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे, उसको वो वो सप्लाई कंसिडर होगा। विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, फ्री में मैंने दे रहा, फ्री में मैं दे रहा हूं, फिर भी सप्लाई वो कंसिडर होगा। तो यहाँ पे ये बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आप कोई बिजनेस का असेट खरीदे हो और उस पे आपने आईटीसी क्लेम एंजॉय कर लिया, आईटीसी क्लेम, आईटीसी क्लेम पता है ना, आईटीसी क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आपने टैक्स दिया है, ऊपर से दोबारा आपने टैक्स दे दिया, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आईटीसी क्लेम आपने उस पे एंजॉय कर लिया। फिर वो असेट को आप फ्री में किसी को डोनेट कर दे रहे हो, फ्री में दान दे रहे हो, तो उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, किया जाएगा सप्लाई। फिर सेकंड आइए, आपको मतलब समझ में आ गया ना कि मैंने मान लीजिए एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप का दाम था 1 लाख रुपए, और उस पे मैंने आईटीसी क्लेम ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम ले लिया। अब उस लैपटॉप को 1 साल बाद मैं क्या किया कि वृद्धाश्रम में दान दे दिया। फ्री में, फ्री में मैंने दान दे दिया, फ्री में मैंने चैरिटी कर दिया। तो भले मैंने फ्री में दान दे दिया, लेकिन जीएसटी बोलेगी लाओ मेरा टैक्स निकालो। जीएसटी उसको सप्लाई कंसीडर करेगी, जीएसटी उसको सप्लाई कंसीडर करेगी। भले मैंने फ्री में दान दे दिया, लेकिन सप्लाई फिर भी जीएसटी उसको कंसीडर करेगी सप्लाई। क्लियर है? बात खत्म। ठीक है, फिर सेकंड वाला देखिए, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। मान लीजिए कि मेरा एक ठो ब्रांच कोलकाता में है और एक ठो ब्रांच मान लीजिए दिल्ली में। ठीक है, एजेसी का एक ठो ब्रांच कोलकाता में है, एक ठो ब्रांच दिल्ली में। कोलकाता से मैं दिल्ली दिल्ली में कुछ कुछ ये सामान भिजवाता हूँ। कोलकाता वाला ब्रांच से वो दिल्ली ब्रांच में कुछ सामान अगर भिजवाता हूँ, तो अपना ही ब्रांच से भिजवा रहा हूँ, तो कुछ पेमेंट वेमेंट नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन जीएसटी बोलती है कि इस पे इसको इसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे, इसको भी हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। भले तुम अपना ब्रांच, अपना ही ब्रांच में तुम भिजवा रहे हो कोई सामान। मान लीजिए मेरा 2 ब्रांच है, एक एक है कोलकाता वाला ब्रांच, एक है वो दिल्ली वाला ब्रांच। अब कोलकाता ब्रांच से कुछ सामान हम दिल्ली वाला ब्रांच को भिजवा रहे हैं, मेरा ही तो है कंपनी, लेकिन अलग अलग जीएसटी नंबर है, अलग अलग जीएसटी नंबर है। जीएसटी नंबर इसका 012, इसका 013, अलग अलग जीएसटी नंबर है। सुनिए ना,
तो भले हम कोलकाता से दिल्ली दूसरा वाला ब्रांच, भले हम अपना दूसरा वाला ब्रांच को भिजवा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, फिर भी उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल्स दिया हुआ देखिए। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस इन अनदर स्टेट। ठीक है, कोलकाता में मेरा ऑफिस है, कोलकाता से सामान मैंने दिल्ली में भेज दिया, और दिल्ली दिल्ली वाला बिजनेस का अलग जीएसटी नंबर है, अलग जीएसटी नंबर है, तो उसको भी हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। तो भैया अगर सेम जीएसटी नंबर रहेगा तो सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, सेम जीएसटी नंबर रहेगा तो सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। अरे भले तुम कोलकाता वाला ब्रांच से दिल्ली वाला ब्रांच, अपना ही ब्रांच है, लेकिन उसको सप्लाई कंसिडर फिर भी करेंगे हम लोग, भले तुम कोई भी कंसिडरेशन नो पेमेंट हुआ फिर भी। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। अगर एक प्रिंसिपल, सुनो ना, जैसे कि आप देखते हो कि एक एक तो होता है सैमसंग का बहुत बड़ा शोरूम, और और एक होता है नॉर्मल दुकान। नॉर्मल मोबाइल का दुकान में देखोगे कि सारा का सारा ब्रांड्स मिलता है, सारा का सारा ब्रांड्स का सामान मिलता है। तो नॉर्मल जो दुकान होता है वो सैमसंग के साथ डीलरशिप लेता है, वो बोलता है कि सैमसंग जी हम आपका सामान बेच देंगे। तो सैमसंग कौन है? प्रिंसिपल। और वो जो लोकल शॉप होता है जहां पे सारा का सारा मोबाइल मिलता है, वो क्या है? एजेंट है उसका। तो अगर प्रिंसिपल अपना एजेंट को कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है, उसको भी सप्लाई कंसीडर करते हैं। जीएसटी बोलता है वो भी सप्लाई है, जीएसटी बोलता है वो भी सप्लाई है भाई, वो भी सप्लाई है। when the agent undertakes to supply goods on behalf of the principal। ठीक है, अगर अगर मेरे बदले में मेरा एजेंट मेरा गुड्स को बेचे, उसको भी सप्लाई कंसिडर करेंगे, उसको भी सप्लाई कंसिडर करेंगे। अगर प्रिंसिपल अपना एजेंट को कुछ सामान भिजवा देता है कि ये लो बेचो, लो बेचो, उसको भी सप्लाई कंसिडर करेंगे जीएसटी के हिसाब से, उसको भी सप्लाई कंसिडर करेंगे। ठीक है, आपको तो हम बोल दिए कि एक सैमसंग का ऑफिस है, ठीक है, एक लोकल शॉप है, लोकल शॉप। लोकल शॉप बोलता है कि हम सारा का सारा मॉडल का सामान मतलब कि सारा का सारा मॉडल का हम मोबाइल बेचते हैं। तो सैमसंग के साथ वो डीलरशिप लिया है, और सैमसंग का मोबाइल वो अपना लोकल शॉप में भी बेचता है। तो लोकल शॉप वाला क्या है? लोकल शॉप वाला एजेंट है, और सैमसंग वाला क्या? प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल अगर कुछ सामान भिजवाता है एजेंट को, प्रिंसिपल अगर कुछ सामान भिजवाता है एजेंट को, उसको भी बेटा सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, उसको भी सप्लाई बोला जाएगा, उसको भी सप्लाई बोला जाएगा। ऐसा बोलती है जीएसटी, ऐसा बोलती है जीएसटी कि अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को कुछ सामान भिजवाता है कि लो तुम बेचो, अपना लोकल शॉप में बेचो। ये सैमसंग का एक बड़ा सा स्टोर से एक लोकल शॉप में गया मोबाइल, तो उसको भी सप्लाई आप कंसिडर करोगे। ठीक है, फिर देखो, फिर क्या लिखा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट। मान लीजिए कि फॉरेन में आपका हेड ऑफिस है, फॉरेन में आपका हेड ऑफिस है, मान लीजिए यूएस में आपका हेड ऑफिस है। अब वो हेड ऑफिस से इंडिया का ऑफिस में कुछ सामान आ रहा है, आ ही सकता है, और नो कंसिडरेशन में आएगा, कुछ 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 तो उसके लिए पैसा ऐसा नहीं लगेगा, नो कंसिडरेशन, अपना ही ब्रांच में भिजवा रहे। अरे भाई सब अपना ही ब्रांच में, आपका फॉरेन में यूएस में ब्रांच है, एक फॉरेन में ब्रांच है, एक इंडिया में ब्रांच है। फॉरेन में जो ब्रांच है वहां से कुछ सामान अगर इंडिया में आ रहा है तो विदाउट कंसिडरेशन आ रहा है, तो विदाउट कंसिडरेशन भले हो, लेकिन उसको भी सप्लाई आप कंसिडर करोगे, चाहे फॉरेन से ही क्यों ना इंपोर्ट हो रहा हो, लेकिन उसको आप लोग सप्लाई कंसिडर करोगे, उसको आप लोग क्या सप्लाई कंसिडर करोगे। यहां पे देखो लिखा हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट। अगर तुम्हारा फॉरेन में बिजनेस है, अगर तुम्हारा यूएस, वो कनाडा, जापान में बिजनेस है, और वो बिजनेस से यहां पे तुम्हारा कुछ सामान आ रहा है, तो उसको भी सप्लाई कंसिडर, मतलब कि इंपोर्ट अगर हो रहा है तो उसको भी सप्लाई कंसिडर तुम करोगे। ऐसा बोलती है जीएसटी, बोलेंगे जीएसटी यहां पे बोलती है कि हम लोग इसको सप्लाई कंसिडर करेंगे, हम लोग इसको सेल कंसिडर करेंगे, भले विदाउट कंसिडरेशन हुआ है हम लोग इसको सेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर क्या पांचवा नंबर? सो पांचवा पांचवा नंबर है गिफ्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन एक्सेस ऑफ 50,000। इसको प्लीज लिख लीजिए। अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, अगर एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, सुनो ना, अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, मालिक ने नौकर को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दिया, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दिया है, तो उस पर जीएसटी लगेगा।
उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे, जीएसटी लगेगा। अगर एक मालिक ने नौकर को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दिया है तो उस पर जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो ये सब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे जो विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी सप्लाई कंसिडर होंगे, मतलब इस पे जीएसटी लगे जाएंगे। ये सब कुछ ऐसे एक्टिविटीज थे जो विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब पेमेंट सामने से नहीं मिल रही है भाई, पेमेंट सामने से नहीं मिल रही है, ना 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 ना, फिर भी इसको सप्लाई कंसिडर करेंगे, फिर भी इसको सप्लाई कंसिडर करेंगे। सबसे पहला पहला कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। अगर आप एक बिजनेस असेट खरीदते हो, मान लीजिए लैपटॉप खरीदते हो 1 लाख का, और आपने उस पर आईटीसी क्लेम एंजॉय कर लिया, और 1 साल के बाद आपने उसको फ्री में चैरिटी में दान दे दिया, भले आप फ्री में चैरिटी में दान दे दिया, अरे भले आप ये लैपटॉप को फ्री में किसी को दान दे दिए, अरे भले आप ये लैपटॉप को चैरिटी में दान दे दिए, लेकिन जीएसटी तो लग के रहेगा, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। मतलब कि इसको सप्लाई आप कंसीडर करोगे, इसको सप्लाई कंसीडर करोगे, ये सप्लाई तो कंसीडर होगा ही होगा। ठीक है। फिर सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर मान लीजिए कि मेरा दो ठो डिपार्टमेंट है, दो ठो ब्रांच है, एक तो कोलकाता का, एक तो वो दिल्ली का। तो कोलकाता से अगर दिल्ली जा रहा है, अगर सेम जीएसटी नंबर नहीं है, डिफरेंट जीएसटी नंबर है, कोलकाता का जीएसटी नंबर अलग है और दिल्ली का जीएसटी नंबर अलग है, कोलकाता से कुछ दिल्ली सामान अगर भिजवा रहा हूं मैं, तो उसको सप्लाई कंसिडर करेंगे इफ इफ देर इज डिफरेंट जीएसटी नंबर, सेम जीएसटी नंबर रहेगा तब नहीं। अगर कोलकाता से कुछ दिल्ली वाला ब्रांच में कुछ सामान अगर भिजवा रहा हूं, उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा सप्लाई कंसिडर, लेकिन वो बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, फर्दरेंस फॉर बिजनेस होना चाहिए। फिर पढ़े थे कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। अगर एक प्रिंसिपल, मतलब मान लो कि सैमसंग का बड़ा वाला स्टोर एक लोकल शॉप को अपना वो डीलरशिप देता है, बोलता है कि तुम भी हमारा सामान बेचो। अगर एक प्रिंसिपल अपना एजेंट को कुछ सामान भिजवाता है कि लो तुम बेचो सामान, लो मेरा सामान तुम बेचो, तो उसको भी सप्लाई कंसिडर करोगे आप, उसको भी सप्लाई कंसिडर करोगे। भले यहां पे नो कंसिडरेशन है, प्रिंसिपल ने अपना एजेंट को सामान जस्ट भेजा है कि लो बेचो, उसको भी तुम सप्लाई कंसिडर करोगे। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट। हम बोले ना कि फॉरेन में आपका मान लीजिए हेड ऑफिस है फॉरेन में, फॉरेन में आपका हेड ऑफिस है। अब वो हेड ऑफिस से आप इंडिया कुछ सामान भिजवा रहे हो, इंडिया कुछ सामान भिजवा रहे हो आप, उस पे जीएसटी लगेगा, उसको भी सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। फॉरेन से, फॉरेन का हेड ऑफिस से इंडिया सामान भिजवा रहे हो, ठीक है, उसको भी सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। और गिफ्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दिया है तो उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। 50,000 से ज्यादा, मान लीजिए कि 60,000 का गिफ्ट दिया है तो 60,000 पे जीएसटी लग जाएगा। अगर 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है, जीएसटी लगेगा भाई, जीएसटी लगेगा, सीधा सा बात है, मतलब कि सप्लाई कंसिडर करेंगे। ये सब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे, फिर भी इसको अपने लोग क्या मानेंगे, सप्लाई, सप्लाई। डन, क्लियर है? ठीक है। नंबर 4 को पेंडिंग रखिए, अभी अपने को शेड्यूल 2 नहीं पढ़ना है, शेड्यूल 2 अभी अपने को नहीं पढ़ना है, होशियारी नहीं करना है, जब हम पढ़ाएंगे तभी पढ़िएगा, जब हम पढ़ाएंगे तभी पढ़िएगा, शेड्यूल 2 नहीं पढ़ना है अभी आपको, ठीक है? क्लियर है? जो जो चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं वो सब चीज मत पढ़िए, वो सब चीज मत पढ़िए अभी, ठीक है? आइए, अब अपने लोग पढ़ने वाले हैं शेड्यूल नंबर 3। अब शेड्यूल 3 क्या बोलता है, नेगेटिव लिस्ट, मतलब कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो गुड्स भी नहीं है सर्विसेज भी नहीं है। शेड्यूल 3 बोलता है कि कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है, मतलब अगर गुड्स नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। अब बोलिए ना कि कोई आइटम अगर गुड्स भी नहीं है बेटा और सर्विसेज भी नहीं है तो हाला सा बात है भाई, जीएसटी भी नहीं लगेगा उस पर। तो कौन कौन सा ऐसा आइटम है शेड्यूल 3 में जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज वो गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है। कौन कौन सा आइटम ऐसा है जो गुड्स भी नहीं है सर्विसेज भी नहीं है, मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं, जीएसटी लग भी ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन शेड्यूल 3 इंक्लूड, देखिए कौन कौन सा एक्टिविटी है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ सर्विस दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एम्प्लॉय ने अगर अगर नौकर ने मालिक को कुछ सर्विस दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, कोई कोर्ट आपको सर्विस दे रहा है, कोई कोर्ट आपको मान लीजिए प्रोटेक्शन वगैरह दे रहा है। मान लो अभिषेक झा के ऊपर जान का खतरा है, तो अभिषेक झा को जो प्रोटेक्शन मिल रहा है कोर्ट वोट की तरफ से, कोर्ट अगर कुछ भी सर्विसेज आपको दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोर्ट कोई भी सर्विसेज, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोई भी सर्विसेज अगर आपको दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फिर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द एमपी या एमएलए, तो एमपीस या एमएलए कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ भी काम करते हैं एमपी एमएलए, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फिर ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज, मतलब कि भारत के वो संविधान वाले ऑथोरिटीज कुछ भी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर हो गया। प्राइम मिनिस्टर जो कुछ भी आपके लिए करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को आप क्या जीएसटी पे करने जाते हो क्या? नहीं। प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इनको क्या आप जीएसटी पे करते हो क्या? ना, नहीं करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो सर्विस देता है या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज जो सर्विस देता है उस पे जीएसटी नहीं लगता। फिर सेल ऑफ लैंड, या जीएसटी तो लगता है। आप क्या बोल रहे हो? सेल ऑफ लैंड, पुराना पुराना जो जमीन रहेगा, पुराना पुराना जो बिल्डिंग रहेगा ना, उसको अगर तुम बेचोगे ना, पुराना पुराना बिल्डिंग रहेगा या पुराना पुराना लैंड रहेगा, उसको अगर आप बेचते हो तो जीएसटी नहीं लगता। आपका आपका मान लीजिए पुराना वाला बिल्डिंग है, पुराना वाला बिल्डिंग है, पुराना वाला लैंड है, उसको जो बेचते हो ना, जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। और सर्विस ऑफ फ्यूनरल, मतलब मान लीजिए कोई मर गया, कोई कोई मर गया, उसको मतलब कि उसको मान लो कि कोई एक ऐसा इंसान है जो मर गया, उसको 7 दिन बाद जलाया गया। तो 7 दिन बाद जो जलाया गया तो बर्फ का टिकिया विकिया बहुत सारा चीज अरेंजमेंट करना पड़ता है, 7 दिन के लिए उस मृत शरीर को रखना पड़ता है। अगर कोई मर गया तो 7 दिन के बाद जलाया जाएगा उसको, लेकिन 7 दिन के लिए जो उसको रखना पड़ेगा, उसका जो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो अरेंजमेंट का तो पैसा लगेगा, लेकिन उस अरेंजमेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। फ्यूनरल पे जीएसटी नहीं लगता है, फ्यूनरल पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। कोई अगर मर गया तो वस्त्र वस्त्र जो उड़ा के जलाया जाएगा या लकड़ी वकड़ी जो भी है नॉर्मली, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो सीधा सा बात है, शेड्यूल 3 ऐसे गुड्स एंड ऐसे सर्विसेज का बात करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज है ही नहीं, जिसको ना ही गुड्स मानते हैं ना ही सर्विसेज मानते हैं। शेड्यूल 3 का मतलब है नेगेटिव लिस्ट। अब नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है? नो जीएसटी, जीएसटी नहीं लगेगा इस पे, ठीक है, जीएसटी इस पे नहीं लगेगा। आपको बोल दिया ऑलरेडी, पढ़ लीजिएगा। तो क्या क्या सर, एक बार और बता दीजिए ना। सबसे पहले पहले पढ़े सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई कोर्ट आपको सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एमपीज एमएलए अपना काम कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, एमपीज एमएलए जो काम करते हैं उस पे जीएसटी नहीं लगता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज अपना काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ये जो अपना काम कर रहे हैं, उस पे जीएसटी नहीं देना पड़ता अपने को, ठीक है। सेल ऑफ लैंड और बिजनेस, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ओल्ड ओल्ड लैंड है आपका, पुराना पुराना जमीन है या पुराना पुराना बिल्डिंग है, उसको अगर आप बेचते हो तो जीएसटी नहीं लगता। अगर जमीन या बिल्डिंग को पुराना पुराना जमीन पुराना बिल्डिंग को बेचते हो तो जीएसटी नहीं लगता है। और सर्विस ऑफ फ्यूनरल, अगर कोई मर गया, अगर कोई मर गया तो मरने के बाद जो कफन वफन पहनाया जाता है, कफन वफन होता है नॉर्मली लकड़ी वकड़ी का जो अरेंजमेंट किया जाता है, उसको आप खरीदते हो तो खरीदने के पैसे लगते हैं, उस पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे जीएसटी नहीं लग जीएसटी नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग टाइप्स ऑफ सप्लाई। आइए, कितने टाइप्स के सप्लाई होते हैं? अरे भैया जी, कितने टाइप्स के सप्लाई होते हैं वो अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई की कितने कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जिस सप्लाई पे आपको जीएसटी चार्ज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ऑन विच जीएसटी इज चार्ज, जिस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा, जिस सप्लाई पे जीएसटी चार्ज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं, टैक्सेबल सप्लाई। फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब जिस सप्लाई पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, फुली एग्जेम्प्ट होता है वो,
जीएसटी लगता ही नहीं है। जहां पे जीएसटी लगता ही नहीं है, जिस भी सप्लाई पे जीएसटी लगता ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। जीरो जीरो रेटेड सप्लाई, जहां पे जीएसटी आपका जीरो लगता है, जीरो, जहां पे जीएसटी आपका जीरो लगता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं कह सकते इसको क्या? एक ही तो हो गया, जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई की। अरे एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी तो जीरो लग रहा है, तो फर्क क्या है भैया? फर्क क्या है? अब बात समझिए। जीएसटी बोलती है कि अगर आप अपना गुड्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जाके बेचते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब एसईजेड, अगर आप अपना गुड्स को या आप अपना सर्विसेज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जाके बेचते हो, देन हम आपको ₹0 का जीएसटी लेंगे। देन जीएसटी नहीं लगेगा आपका, जीएसटी नहीं लगेगा। मान लीजिए कि हम जहां पे जीएसटी अप्लीकेबल है, वहां पे मान लीजिए कि जीएसटी लगा मान लीजिए 40 लाख का, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपने को जीएसटी लगा ही नहीं, जीरो। तो कुछ जीएसटी लगेगा, और जहां अगर आप अपना गुड्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बेचते हो, सीधा सा बात है, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या है? कि अगर अपना गुड्स को आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बेचते हो तो जीएसटी रेट जीरो लगेगा, जीएसटी रेट जीरो लगेगा। मान लीजिए 50,000 का सामान है, 50,000 का सामान, और 50,000 का सामान में से 40,000 का जो सामान है, उसको उसको आपने जहां पे जीएसटी लगता है उस जोन में बेचा है, तो उस पे जीएसटी लगेगा। और बाकी का 10,000 जो सामान है वो आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे बेचा है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो 40,000 पे जीएसटी लगेगा और 10,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है? तो जो सामान आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बेचा है उस पे जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। एन इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड, और उस पे मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आप क्लेम कर सकते हो। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटी से जो क्लेम करोगे ना, ये 50,000 पे क्लेम कर सकते हो। ये 50,000 पे आप क्लेम क्लेम कर सकते हो। ठीक है? हम क्या बोले कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक ऐसा जोन होता है कि जो जिस एरिया में, जिस इलाके में आप बेचोगे ना, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मान लीजिए कि 40,000 का सामान आपने बेचा दूसरा दूसरा इलाका में, और 10,000 का सामान आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे बेचा, तो 10,000 का सामान पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब ये क्या? जीरो रेटेड सप्लाई। और 40,000 के सामान पे लगेगा जीएसटी। तो आप जस्ट बोलोगे कि कि मतलब ये वो 10,000 का तो हम जीएसटी पहले से दे चुके हैं भैया। अब बोलोगे ना कि ये 10,000 का जीएसटी तो हम पहले से दे चुके हैं, पहले से हम दे चुके हैं। हम जब खरीदे थे, हम जब किसी से माल खरीदे थे, तो हम तो आउटपुट जीएसटी दे चुके हैं, हम तो इनपुट वाला जीएसटी दे चुके हैं। ठीक है? यहाँ पे ये बोला गया है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आईटीसी क्लेम जो है ये 50,000 पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा का पूरा 50,000 पे आईटीसी क्लेम ले सकते हो, लेकिन ये 10,000 का जीएसटी नहीं लगेगा, 40,000 का जीएसटी लगेगा। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है? क्लियर है? चलिए, आज इतना तक, इतना तक, आज इतना तक पढ़िए, ज्यादा दिमाग में नहीं घुसेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। आज का जीएसटी का लेक्चर यहीं। जीएसटी पढ़ते रहिए भाई, जीएसटी नहीं पढ़ोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते।